हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉलिटी का सेशन लेके आया हूं। आपने अक्सर जो भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 101% मिले होंगे। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लें, आरआरबी का दे लें, चाहे कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे आपको जनरल नॉलेज की काफ़ी सेशंस मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं और आने वाले समय भी मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सरल प्रयास एजुकेशनल चैनल, बहुत ही प्यारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमें बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में क्या क्या मेंशन्ड है। तो देखिए, जो ये आपकी स्क्रीन पर अभी टेबल आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें फंडामेंटल राइट्स तक के बारे में रिगार्डिंग मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो आप इस सेशन को, वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपको ये हमेशा याद रहने वाली है फ्रेंड्स चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ये स्टार्ट करने से पहले। तो जो अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स कितने हैं आप जानते होंगे। देयर आर टोटल 22 पार्ट्स। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कई बार अमेंडमेंट भी होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो हमारा पार्ट 1 है ये बेसिकली द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो पार्ट 1 है, 1 to 4 इसमें आर्टिकल्स हैं। अब देखिए, 1 to 4 आर्टिकल्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आपको यहाँ पे आंसर होगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो भारत एक संघ है और इसके जितने भी स्टेट्स हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो इसके पार्ट्स हैं। तो प्रीएम्बल तो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी पार्ट में आता नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से समझते हुए चलना है फ्रेंड्स कि आपको ये हमेशा याद रहे। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश हुआ था लाइक 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के वो हो गया था, एनेक्ट हो गया था। लेकिन इसको अप्लाई कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 से फ्रेंड्स। ये हमारा एनेक्ट हुआ था 1950 से। तो अब मैं और चीज़ें आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 हो गया आपका 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छा, अब मैं आपको 1 to 4 आपको कुछ डिटेल में समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जो 1 होता है वो डील किसके साथ करता है कि जो इंडिया है, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी शैल बी द पार्ट ऑफ द होल इंडिया। जो भारत का जो पूरे ये इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत के हिस्से हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है, एक्सप्लेन करता है डिटेल में। और आर्टिकल 2, 3, 4 ये सारे इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। लाइक आर्टिकल 4 कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी आर्टिकल में, कोई भी स्टेट्स में कोई स्टेट नया बना सकता है, कोई स्टेट को ख़त्म भी कर सकता है, पार्ट 4 कहता है। ठीक है, और 2 और 3 भी इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है इनके पास शक्तियां हैं कोई नए स्टेट्स को बनाने का, किसी नए स्टेट किसी एक स्टेट को एक से ज़्यादा डिवाइड करने का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा पहले उत्तराखंड होता था। उसी तरह से 2001 में आपका ये बिहार से अलग हो गया था झारखंड। उसी तरह यहाँ पे तेलंगाना भी वहाँ पे डिवाइड हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये आपका पार्ट 1 है डियर फ्रेंड्स। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले है हमारे पास पार्ट 1, मैंने आपको क्या समझाया, पार्ट 1 किसके ऊपर डील करता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट 1 है इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो हमने देखा
ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है आर्टिकल्स, और 1 से 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 1, पार्ट 1 किससे डील करता है। तो बहुत सिंपल है, आपको हमेशा याद रखना है, पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे कई बार कई एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो पार्ट 2 है ये किसके रिगार्डिंग है, किसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसमें आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्ट 2 में 5 टू से 11 तक, 5 से लेके 11 तक है, वो इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 5 टू 11 पार्ट 2 के अंदर आता है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो ये किसके रिगार्डिंग बात करता है, सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता के रिगार्डिंग ये बात करता है फ्रेंड्स, कि भारत की नागरिकता किस तरह से, और नागरिकता किनको मिलेगी किनको नहीं मिल सकती है। तो आप जानते हैं कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अगर भारत का कोई नागरिक बनता है तो वो दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता। अगर वो बनना चाहता है किसी दूसरे देश का तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का रूल फॉलो होता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इसके डिटेल में मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 5 टू से लेके 11 तक किस चीज़ के ऊपर बात करता है। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो ये बताता है कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं वो किन किन कंडीशंस में बन सकते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म हो गया भारत में, या उनके मदर या फादर भारत के हैं नागरिक, वो सिटीजन है, तो ऑलरेडी उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 6-7, यहाँ पे 6-7-8, लाइक 8 तो बात करता है अगर जैसे जो इंडिया में जो पार्टीशन हो गया, जैसे पाकिस्तान जो बंटवारा होने के बाद वहाँ के लोगों को किस तरह से इंडिया की नागरिकता मिलेगी, ये इसके रिगार्डिंग बात करता है। फिर उसी तरह आर्टिकल 10 का कहना है कि वही अगर कोई इंडिया में अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 हमें इसके बारे में बताता है। तो आर्टिकल इतना डिटेल में वैसे आपसे आएगा नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है पार्ट 3। और पार्ट 3 जो ये हमारा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका पार्ट 3 डील करता है। तो यहीं पे मैंने इसमें यही बताया हुआ है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बात करता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार होते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताते हुए चलता हूँ फ्रेंड्स। अगर हम आर्टिकल 14 देखें, ठीक है, आर्टिकल अगर हम 14 देखेंगे तो ये बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सारे समान हैं हमारे देश में, चाहे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नॉर्मल एक भारत का नागरिक हो, कानून के आगे सब इक्वल है। ये आपका बताता है आर्टिकल 14। ओके, आर्टिकल 15 आपका क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी जन्म, किसी के धर्म, किसी की जाति, या वो मेल है या फीमेल है, या उसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं कर सकता, किस बेस पे, उसके कास्ट के ऊपर, उसके रेस के ऊपर, या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये हो गया आपका आर्टिकल 15। अच्छा, अब हम आर्टिकल 16 देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 16 क्या कहता है।
अब मैं आपको आर्टिकल 16 बता देता हूँ। अच्छा, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं इसमें सभी का इक्वल अधिकार है, कोई भी उसमें अप्लाई करके अपना कंपटीशन फाइट करके नौकरी ले सकता है। ठीक है, सभी को बराबर मौका मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यह आपका आर्टिकल 16 कहता है। ये ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार एग्ज़ाम में। अच्छा, आर्टिकल 17 अब आ जाते हैं। आर्टिकल 17 आपका कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो ये छुआछूत है इसका बिल्कुल विरोध किया जाता है। ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ये हम 14 से 18 की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में। अच्छा, अब आ गया आपका लास्ट आर्टिकल 18। अगर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में हम देखें, आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब किसी को भी टाइटल्स नहीं दिए जा सकते हमारे देश में। होता है ना, जैसे किसी के नाम के पीछे लग गया टाइटल, लाइक कोई ये मतलब किसी को कोई प्राइज़ मिला या वो कुछ काइंड ऑफ टाइटल ले लेते हैं तो वो नहीं दे सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, आर्टिकल 18 कहता है। तो ये मैंने आपको 18 आर्टिकल बताया। अच्छा, इसके बाद आप और भी हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 है, फिर ये राइट टू फ्रीडम से है। इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको बता देता हूँ वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसको हम शॉर्ट रखते हैं। अच्छा, इसमें आप आर्टिकल 20 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब किसी को भी एक क्राइम की सज़ा 2 बार नहीं दी जा सकती, एक ही बार उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल 21 तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन। मतलब जीने का अधिकार कोई किसी से नहीं छीना जा सकता, किसी भी इंसान से। ठीक है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती, आर्टिकल 21 कहता है ऐसा। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उसको बुक्स दी जाएंगी। मतलब उसको एलिमेंट्री एजुकेशन देना कंपलसरी है, हर स्टेट का उसका दायित्व है कि उसको देनी ही पड़ेगी फ्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, आर्टिकल 21 ए बात करता है इस तरह से। फिर आर्टिकल 23 और 24 आपका एक्सप्लॉयटेशंस के रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर्टिकल 23 और 24। 23 आपका कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। किसी से ज़बरदस्ती लेबर का काम, मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ट्रैफिकिंग, खरीदा बेचा नहीं जा सकता ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, आर्टिकल 24 कई बार आ जाता है फ्रेंड्स कि बच्चों को कारखानों में या फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कराया जा सकता, छोटे बच्चों को, यह आपका आर्टिकल 24 कहता है। फिर आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रेंड्स ये रिलीजन्स के रिगार्डिंग बात करता है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये पूजा पाठ से रिलेटेड है। ठीक है, आपका 29 से 30 जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर बात करता है फ्रेंड्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर। आप सुन के भी याद रख रहे होंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो यहाँ पे राइटिंग में थोड़ी सी हो रहा है जल्दबाजी में। ठीक है, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट अब एक आर्टिकल में लास्ट आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? रेमिडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। हाँ, ये आपका रिट्स के रिगार्डिंग बात करता है जो हाई कोर्ट जारी करता है, ये उसके रिलेटेड है कि अगर आपका कोई भी कानून का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार का, तो ये उसके बीच में कानून मतलब हस्तक्षेप करेगा, ये आपको आएगा कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो मैंने आर्टिकल 32 बताया। तो इस तरह से फ्रेंड्स पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस सेशन में फ्रेंड्स इतना ही, बस आप इस सेशन को स्किप करे बिना देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।